कक्षा 10 की आपका जो जो चैप्टर है, पार्ट है 6 यानी 6th चैप्टर जो है, उसमें एक आपकी थ्योरम है, प्रमेय है 6.1। ये प्रमेय क्या कहती है? इस प्रमेय के अनुसार ये कहा जाता है इसमें कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ABC हमारा एक त्रिभुज है, अगर हम इस त्रिभुज में किसी एक भुजा, कोई भी हमारे पास एक भुजा है, जैसे ये हमारी भुजा है, चाहे हम इसको ले लें चाहे हम इसको ले लें, किसी भी एक भुजा के अगर हम समांतर अगर कोई दूसरी भुजा खींचते हैं, जैसे इस वाले चित्र में आपको इस BC भुजा, ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये जो BC भुजा है, इसके ही समांतर में एक लाइन खींची गई है DE। ये DE लाइन आपकी खींची गई है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भुजा के समांतर अगर हम कोई दूसरी भुजा अगर खींचते हैं, तो ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा जहाँ जहाँ पर दूसरी वाली भुजाओं को कट कर रही हैं, जैसे देखो जहाँ पर छू रही हैं, जैसे इस दूसरी वाली भुजा, ये जो AB भुजा है, उस पर ये वाली भुजा देखो D वाले बिंदु पर कट कर रही है, और ये जो AC भुजा थी, इस AC भुजा पर E वाले बिंदु पर जाकर वो इसको कट कर रही है, टच पे हैं, ठीक है कि नहीं? तो जहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे को दोनों लाइनों को जहाँ पर ये कट करती है, तो करती क्या है कि ये इनके जो रेशियो हैं उसको बराबर रेशियो में बांट देती है। रेशियो मतलब अनुपात में। कहने का मतलब इसमें ये हो जाता है कि ये जो D है, वो जो D है, इस AD और DB का जो अनुपात होगा, AD और DB का जो अनुपात होगा, यानी AD के बटे में DB अगर हम लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? AE बटे के AC के। यानी ये जो हमारी आपकी जो लाइन है, इसका जो अनुपात होगा, दोनों जहाँ पर इसने कट किया, इतना और इतना, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इस दूसरी वाली लाइन के अनुपात के बराबर होगा। यानी AD और DB का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा AE और EC के अनुपात के बराबर। ये वाली हमारी थ्योरम ये हमसे कहती है, ठीक है। अभी हमने तो इस VC के समांतर खींचे, आप चाहें तो इस AB के समांतर भी यहाँ से खींच सकते हैं, आप चाहें तो AC के समांतर भी यहाँ से खींच सकते हैं, वो एक बात अलग है। अभी तो हम केवल एक लाइन के लिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम टू सेम नियम आपकी दूसरी वाली भुजाओं के लिए भी लगते हैं। चलो तो इसको अब हम सिद्ध करते हैं। ये तो चलो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं, ठीक है। इस थ्योरम के बारे में कि थ्योरम कहती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, यानी आपकी जो दो अलग भुजाएं हैं उनको प्रतिच्छेद यानी उनको काटने वाली, इंटरसेक्ट करने वाली अगर कोई एक पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये जो दो अन्य भुजाएं थी आपकी AB और AC, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। यानी एक ही अनुपात में ये क्या हो जाएंगी? आपकी विभाजित हो जाएंगी। यानी AD और DB का जो अनुपात होगा वो AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है? देखो इसमें कुछ आपको लिखना है। जैसे इसमें लिखना है, हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती हैं। यानी हम ये बता रहे हैं इस चित्र के बारे में, समझा रहे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये जो DE है वो इस AB और AC को D और E वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है कि नहीं? देखिए आकृति 6.2 यानी 6.10, इस आकृति 6.10 में ये सब कुछ आपको दिखाया भी गया है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध इसमें क्या करना है? हमें इसमें सिद्ध करना है कि AD और बटे में DB किसके बराबर, इनका जो अनुपात है किसके बराबर है? AE बटे में EC के अनुपात के बराबर है। ये वाली बात हमको इसमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। चलो तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए आइए, B और E आपका कौन कौन, ये जो B है और E है, इसको हम क्या कर देते हैं? B और E तथा C और D को मिलाओ, यानी B और E को मिला दो और C और D को मिला दो। तो इस तरीके से B और E को मिला दिया और C और D को मिला दिया हमने। पहला काम ये था। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर DM कहाँ है आपका? DM हमें एक लाइन खींचनी है यहाँ पर अलग से DM, जो कि इसका मतलब होता है आपका लंब यानी परपेंडिकुलर। DM जो है, ये जो DM लाइन है वो लंब यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए AC पर। इस AC लाइन पर वो लंब यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चलो ऐसी हमने लाइन खींच दी। उसके बाद EN एक अलग से लाइन खींचनी है, E से लेके N तक।
जो कि लंब होनी चाहिए तुम्हारी ए बी पर, तो ए बी पर आपकी लंब होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। इतना करने के बाद ये वाला चित्र हमने यहाँ पर आपको अलग से भी इसी प्रकार से खींच कर जो है रख लिया, क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज सॉल्व करना है, तो बार बार हम पीछे इसको नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसको इसलिए बना के रख लिया ताकि हमारा टाइम जो है इसमें बचे, ठीक है। चलो अब इसको हम समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखो इसमें अब हमें क्या करना है, हमें जो त्रिभुज है इसमें बहुत सारे त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें केवल आपको त्रिभुज कौन सा मान के चलना है, ADE। ADE कहाँ है कहना सर, देखो ADE ये वाला, ये इतना सा, ये ऊपर ऊपर वाला जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर हम देखें, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका हीरोन्स फार्मूला होता है और एक होता है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, छोटी कक्षाओं से, सातवीं आठवीं से ही, ठीक है कि नहीं, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1/2 की जगह 1/2 लिख देंगे। आधार देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे कि आपके आधार को हमने किसको माना, ये जो है आधार है, AD को हमने क्या माना, आपका आधार मान लिया, ठीक। और जो ऊंचाई है वो EN हो जाएगी, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जो आधार है उस पर जो सामने वाली जो भुजा है, उस सामने वाली भुजा से सामने वाला जो शीर्ष है, सामने वाला जो आपका वर्टेक्स है, वहाँ से एक ऐसी लाइन जो उस लाइन पर आके 90 डिग्री एंगल बनाता हो, ठीक है कि नहीं। तो ये EN इस पर क्या बना रही, 90 डिग्री, इसलिए हमारी ये क्या होगी, आपकी हाइट यानी ऊंचाई होगी। इसी वजह से हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, ऊंचाई की जगह पर EN लिख दिया है, ठीक है। कहना सर ये हो गया। उसके बाद कक्षा 9 से याद कीजिए कि त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को AR, यानी देखो क्षेत्रफल की जगह पर, क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम एरिया बोलते हैं, तो एरिया का शॉर्ट नेम उन्होंने AR लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या लिख लिया इसकी जगह पर देखो क्या लिखा था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इतना सब कुछ लिखने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एरिया है, यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज जो ADE है। तो इतना लिखने के बाद सेम टू सेम जो चीज़ थी उसी को हमने यहाँ पर दोबारा से 1/2 गुणा AD और गुणा में EN, AD गुणा में EN, यही सेम टू सेम चीज़ हमने यहाँ पर उतार दी। अब हर जगह पर हम ये नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, हम इतना लिख देंगे AR, यानी एरिया किसका, BDE का। अब कहना सर इसी प्रकार से अगर हम BDE को देखें, कहना सर कहाँ है BDE, तो देखो ये रहा BD और E, ये वाला जो त्रिभुज आपका दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। इस त्रिभुज में अगर हम देखें छात्रों, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सेम 1/2 आधार। इसमें देखो 1/2 के बाद आधार क्या लिखा है इन्होंने, आधार माना है ये B और D, ये BD को हमने क्या माना बच्चों, आधार माना है, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद इसकी ऊंचाई, अब देखिए ये इस प्रकार का त्रिभुज है। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में ये बात आपको समझाई है कि अगर इस तरीके का कोई भी त्रिभुज हमारा होता है, मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई अगर आपका त्रिभुज होता है, अब ये देखिए छात्रों, ये इसी तरीके का लगभग इसी प्रकार का है, ये BD जा रही है, ये आपकी D है, यहाँ पर हम B लिखे देते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको लिखे देते हैं D, और यहाँ हम लिखे देते हैं बच्चों यहाँ पे E। अब इसकी ऊंचाई कैसे लें, देखो अगर हमने B और D को अपना आधार माना है तो सामने से एक ऐसी लाइन आनी चाहिए जो इस पर 90 डिग्री बनाए, लेकिन हम कहीं भी खींच लेंगे। ये इस प्रकार से थोड़ी सी तिरछी लाइन है ये, कि यहाँ से हम जो जितनी भी रेखाएं यहाँ खींचेंगे कोई भी यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार के त्रिभुजों के लिए मैंने आपको पहले समझाया है कि अगर इनकी आपको ऊँचाई चाहिए तो हमें इस BD वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, फिर इस सामने वाली लाइन से यहाँ से हम इस प्रकार की अपनी लाइन को खींच लेते हैं जो इस पर 90 डिग्री बनाते हुए हमें दिखाई दे। ऐसा ही हम करते हैं, ठीक। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, जो कि पहले से ही बच्चों देखो यहाँ पे पहले से ही देखो E से लेके N तक, इसी लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ माना, तो E से लेके N तक एक ऐसी लाइन जा रही है जो इसी को आगे बढ़ाने पर जो लाइन हमें प्राप्त हो रही थी उसी पर जाकर ये क्या बना रही है, 90 डिग्री। तो ये जो EN है, यही EN
यही ई एन आपके इस बी डी ई वाला ये जो आपका त्रिभुज है इसके लिए भी ऊंचाई हो जाएगी। इसीलिए हमने उसके स्थान पर भी क्या लिख दिया, ऊंचाई के स्थान पर इस वाले त्रिभुज के लिए भी ई एन को आपको लिख कर यहाँ दिया है, इसमें किताब में भी लिखा है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद दूसरे वाले त्रिभुज के लिए हमें देखना है, दूसरा त्रिभुज कौन सा, अब देखते हैं। सॉरी, दूसरा वाला त्रिभुज नहीं, ए डी ई वाला, ऊपर वाला फिर से दोबारा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल अब हम निकालें, ठीक है कि नहीं। तो इसमें भी 1/2 ए ई आ गया, क्या आ गया, ए ई। देखो यहाँ पर हमने जब शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ से डी से लेके एम तक भी हमने एक ऐसी लाइन खींची थी जो कि 90 डिग्री यानी लंब थी, किस पर, इस ए सी पर, तो वो ए ई पर भी होगी। तो अगर हम इस ए डी ई में अगर हम अपना आधार मानते हैं इसको, इस वाली लाइन को, यानी ए ई को अगर हम अपना आधार माने, तो उसके सामने वाले जो आपका वर्टेक्स है, शीर्ष है, वहाँ से जाने वाली ये जो डी एम लाइन है वो इस पर 90 डिग्री बना रही है, यानी डी एम इसके लिए क्या हो जाएगी, ऊंचाई। देखिए तो 1/2 आधार ए ई है और ऊंचाई आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डी एम है, ठीक है कि नहीं। चलो तो हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका एरिया है कौन से वाले त्रिभुज का, डी ई सी का। डी ई सी किधर है, डी ई सी, ये जो डी ई सी है, तो इसको भी देखो अगर इसी प्रकार, ये जो आपका बी डी था ना, जो जिसको हमने यहाँ पर आपको बना के समझाया था, इसमें छात्रों क्या था कि ये भी इस तरीके से इसकी बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ से उसके शीर्ष से अगर कोई भी लाइन अगर हम खींच रहे थे तो 90 डिग्री बनती हुई नहीं दिख रही थी। तो ये वाला त्रिभुज भी देखो आपका कौन सा, डी ई सी, इसको भी अगर इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से इसके सी से यानी डी से अगर हम इस ई सी पर, क्योंकि ई सी को हमें आधार मानना है, ई सी को आधार मानना है, तो अगर डी से कोई भी लाइन अगर हम इस ई सी पर खींचेंगे तो वो आपकी 90 डिग्री बनाती हुई नहीं दिखेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को, इस ई सी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा और फिर इस डी से एक ऐसे ही लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि इस पर 90 डिग्री बनाती है उस बड़ी हुई लाइन पर। तो ये जो लाइन आपकी जा रही है डी एम, वो भी इस ई सी की बड़ी हुई लाइन ये जो आपकी जा रही थी आगे, उस पर जाके 90 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से ये जो डी एम है वो भी आपका क्या हो गया, इस वाले त्रिभुज के लिए आपकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 1/2 ई सी गुणा डी एम हो जाएगी, क्योंकि 1/2 आधार यानी ई सी, देखो आधार ये है ना आपका, आधार आपका ये है ई सी, तो हमने आधार की जगह इसी लिखा, गुणा ऊंचाई हमने इसको माना डीएम को। तो इन 4 त्रिभुजों, 4 क्षेत्रफलों की मदद से इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अतः जो त्रिभुज कौन सा ए डी ई है, कौन सा वाला आपका ए डी किधर है, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज जो है उसका अनुपात हम निकालते हैं बी डी ई के त्रिभुज के साथ। कौन से वाला, बी डी ई, ये जो बी डी वाला त्रिभुज है यानी ऊपर वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात है जो कि ऊपर हमने निकाला है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, उनकी वैल्यू रख देंगे हम। वैल्यू में क्या था, देखो जो ए डी है उसकी कितनी वैल्यू थी, देखो ए डी की 1/2 ए डी गुणा ई एन, तो 1/2 ए डी गुणा ई एन, और बटे में आपका जो बी डी ई था, बी डी 1/2 डी बी, डी बी और गुणा में ई एन, तो 1/2 डी बी और गुणा में ई एन। अब मुझे एक बात बताओ, ये भाग में है, ऊपर लिखी हुई चीज़ें नीचे लिखी हुई चीज़ें, देखो 1/2 और 1/2, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1/2 और 1/2 भी कट जाएंगे, और नीचे ई एन भी है, ऊपर ई एन भी है, तो ये भी कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, मात्र बचेगा ए डी और डी बी। तो उसको हमने जो है काट पीट कर ए डी और बटे में डी बी लिख दिया, और इसको हमने क्या मान लिया, अपना पहला वाला समीकरण यहाँ पर जो है इसको मान लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम टू सेम काम, जो आपका दोबारा से हमने ए डी निकाला था 1/2 ए ई बटे डी एम, 1/2 ए ई बटे डी एम उसका, और जो डी ई सी निकाला था 1/2 ई सी गुणा डी एम, उसका हम अनुपात निकालेंगे। तो उसमें भी देखिए 1/2 दोनों ही हैं, तो इन दोनों को भी कट कर देंगे, और यहाँ पर भी जो आपका डी एम है और जो डी एम है वो भी कट हो जाएगा। तो ए ई बटे में ई सी आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ए ई बटे में ई सी आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा। इतना निकालने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ध्यान दीजिए कि जो त्रिभुज बी डी ई है, देखो जो त्रिभुज आपका कौन सा है, बी डी ई, ये वाला जो त्रिभुज है, और जो त्रिभुज डी ई सी है, जो त्रिभुज डी ई सी, यानी इधर ये वाला और इधर आपका ये वाला, ये एक ही आधार डी ई, यानी इन दोनों का अगर हम आधार देखें तो डी ई ही है, यानी इसमें हम आधार इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो हमारा देखो इस वाले में भी आपका डी ई है और इस वाले में भी आपका डी, यानी दोनों में ही क्या है आपका डी ई, जो लाइन है वो दोनों में ही कॉमन है। तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी,
यानी ये जो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो समांतर रेखाएं, कौन सी, BC और D, उन दोनों रेखाओं के बीच में बने हैं। तो जब इस प्रकार से अगर कोई हमारे दो त्रिभुज होते हैं जो कि दो समांतर जो आपकी रेखाएं हैं उनके बीच में बने हों और उनका आधार अगर दोनों में, यानी कि कोई एक आपकी जो लाइन है वो आपकी दोनों में ही कॉमन हो, तो हम क्या कहते हैं कि उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल आपका बराबर होता है। यानी जो BDE है, BDE है ये वाला, इस वाले का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और जो आपका DEC है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों के दोनों का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका बराबर होता है। यानी जो किसका, BDE का क्षेत्रफल और DEC का जो क्षेत्रफल है वो आपका बराबर हो जाएगा। ये वाला हम जो है क्या लिख देंगे, तीसरा वाला। अब हम पहले दूसरे और तीसरे को अगर हम देखें तो इन तीनों से हमें क्या निष्कर्ष निकल के मिलता है कि जो AD और DB है वो AE और EC के बराबर हो जाएंगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगी। क्या ना सर, कैसे बराबर हो जाएंगी, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ ये कैसे बराबर हो जाएंगी। देखिए, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था छात्रों एरिया, किसका एरिया, ADE का जो एरिया है और जो एरिया है, एरिया किसका, BDE का, वो आपका जो है कितना था, वो था आपका AD और बटे में DB। ठीक, दूसरे नंबर पे जो एरिया है, एरिया किसका, ADE और बटे में एरिया किसका, DEC। इसका जो एरिया है वो कितना था, AE और बटे में EC। अब इसमें हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर हम ऊपर लिखे लेते हैं कि जो एरिया किसका, BDE है वो बराबर है एरिया किसका, DEC की। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर हम ये देखें कि एरिया AD बटे में BD वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। और अगर इसको देखें तो इसमें क्या लिखा है केवल, देखो ADE तो यहाँ पर भी है और AD यहाँ पर भी है, तो ये वाली चीज़ तो बराबर है ही, ये दोनों चीज़ें तो आपकी बराबर हैं ही। ठीक है, और ऊपर अभी जो तीसरा वाला जो समीकरण था उसमें हमें ये भी पता लग गया कि जो BD है, यानी ये जो BD है और ये जो DEC है ये भी दोनों बराबर। अब जब ऊपर इसके इन दोनों में ऊपर वाले बराबर हैं और नीचे वाले भी बराबर हैं, यानी कुल मिलाकर ये दोनों बराबर हो गए। और जब इनके ये इस तरफ वाले दोनों बराबर हैं तो इस तरफ वाले ये दोनों भी तो बराबर होंगे। इस तरफ वाली हमारे जो LHS में लिखी हुई ये वाली जो दोनों चीज़ें, क्योंकि देखो इसमें भी ADE था, इस दूसरे वाले यहाँ पर भी हमें AD है, तो ये दोनों का एरिया तो समान है ही। लेकिन तीसरे वाले समीकरण में BDE और DEC इन दोनों का समीकरण भी हमें बराबर दे दिया गया, यानी ये दोनों भी बराबर हैं। तो जब ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों आपस में बराबर हैं, यानी इस तरफ वाली चीज़ें जब हमारी बराबर हो गई तो ये इस तरफ वाली चीज़ें भी हमारी बराबर हो जाएंगी और हम कह सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर हो जाएगी AE बटे में EC के। और यही वाली बात हमारी यहाँ पर जो है लिखी हुई है और हमने इसको क्या कर दिया, आपका सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी प्रमेय है 6.1 थ्योरम जो आपकी 6.1 है, ठीक है, तो उसको हमने जो इस प्रकार से हल कर लिया है।